हाय एवरीवन। सो नेचुरल प्रोडक्ट्स की जो हमारे पास लेक्चर सीरीज़ चल रही है उसमें हमने अमीनो एसिड वाला पार्ट अपना कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो अमीनो एसिड के बाद आज हम स्टडी करने वाले हैं वो है हमारे पास पेप्टाइड्स। सो पेप्टाइड्स हमारे पास किस तरीके से जनरेट हो रहे हैं या सिंथेसाइज हो रहे हैं उसके लिए एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी कि हमारे पास सबसे कॉम्प्लेक्स जो इस टाइप में इस सीरीज़ में मॉलिक्यूल है वो है प्रोटीन्स। अगर हम प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वो ब्रेक होके पॉलीपेप्टाइड्स में डिसोशिएट हो जाता है। देन पॉलीपेप्टाइड्स की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो वो पेप्टाइड्स में डिसोशिएट हो जाता है, और अगर पेप्टाइड्स की भी हाइड्रोलिसिस करवाए तो वो अमीनो एसिड में डिसोशिएट हो जाता है। इट मीन्स अमीनो एसिड हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किस चीज़ का, प्रोटीन्स का, या इनके कह सकते हैं कि अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन्स का। तो इस तरीके से हमारे पास रहता है। अब देखो हमने प्रोटीन्स के बारे में कुछ स्टडी करना है तो वो इतना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, हम हर चीज़ को वहाँ पे अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि उसके जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट हैं उनकी स्टडी हम कर लेते हैं। दैट्स वाई अमीनो एसिड्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब कुछ अमीनो एसिड जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो पेप्टाइड्स बनते हैं। उन पेप्टाइड्स की केमिस्ट्री क्या है वो आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, जनरली आपके पास पेप्टाइड वर्ड तब तक यूज़ किया जाता है जब 4 to 5 अमीनो एसिड या 5 to 6 मैक्स अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो हम उनको पेप्टाइड्स कहते हैं। अगर इससे हायर नंबर के अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ जाते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड्स हो जाते हैं। जब पॉलीपेप्टाइड्स बहुत सारे आपस में जुड़ जाते हैं देन वो प्रोटीन बन जाता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इन पेप्टाइड्स की हम बात कर रहे हैं। अब ये पेप्टाइड्स हमारे पास कैसे सिंथेसाइज होते हैं? सपोज आपके पास यहाँ पे कोई अमीनो एसिड है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही एक और अमीनो एसिड है, ठीक है, और ये दोनों अमीनो एसिड आपस में यहाँ पे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, आर डैश कर दिया मैंने इसे। रिएक्ट कैसे करेंगे? जब इसे किसी भी डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट के साथ यूज़ किया जाएगा। DCC यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जो कैसा रिएजेंट है? डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। ठीक है, DCC का फुल नेम क्या होता है आपके पास? डाई साइक्लोहेक्साइल डाइकार्बिडामाइड। तो इसमें क्या होगा कि एक जो अमीनो एसिड है उसका नाइट्रोजन कार्बोनिल पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे और ये OH पार्ट रिमूव हो जाएगा यहाँ से एक H लेते हुए। तो जैसे हमने डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट इसे कहा है तो ऑब्वियस सी बात है डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? वाटर रिमूवल, वाटर रिमूव होगा और आपके पास यहाँ पे क्या बन के आएगा कि ये C डबल बॉन्ड O और इसके साथ अब बॉन्ड किसका बन रहा है? नाइट्रोजन का, NH। बाकी जो भी R ग्रुप और H जैसे प्रेजेंट थे उन्हें हम वैसे ही रख देंगे। यहाँ पे ये RH और यहाँ पे ये R डैश एंड H। ठीक है, ये जो दो अमीनो एसिड्स की रिएक्शन से वाटर के रिमूवल के बाद कंपाउंड बन के आया, इसे इस वक्त जो नाम दिया जाएगा वो नाम दिया जाएगा डाइपेप्टाइड। इट मीन्स जब आप नॉमेनक्लेचर करोगे पेप्टाइड्स का, अगर दो अमीनो एसिड से मिलके बन रहा है तो डाइपेप्टाइड, 3 अमीनो एसिड है ट्राइपेप्टाइड, 4 अमीनो एसिड है टेट्रापेप्टाइड। तो इस तरीके से आपके पास उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। बट पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं? तो ये हमारे पास इस वक्त जो कार्बोनिल और नाइट्रोजन के बीच में है इसे हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। और अगर पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर आपसे पूछा जाए तो वो हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर हमेशा जितने अमीनो एसिड आपस में कंबाइन हो रहे हैं उससे एक कम रहता है, उससे एक कम रहता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आपके पास 2 अमीनो एसिड आपस में कंबाइन हुए इसलिए नाम तो इसका डाइपेप्टाइड है। बट अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि इस डाइपेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर कितना है तो 2 अमीनो एसिड क्योंकि आपस में जुड़ रहे हैं तो उससे एक कम करना है, 2 - 1। तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं? 1।
तो दोनों बातों को अलग अलग रखिएगा। नॉमनक्लेचर के लिए सिर्फ इतना कि कितने अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन हो रहे हैं वो नॉमनक्लेचर है, बट पेप्टाइड बॉन्ड का अगर पूछा जाता है तो हमेशा जितने अमीनो एसिड्स हैं उससे एक नंबर कम। लाइक आपके पास अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं कि कोई पेप्टाइड चेन है जिसमें, ठीक है, ऐसे सपोज ही कर रहे हैं कि कोई हमारे पास पेप्टाइड चेन है जिसमें हमारे पास 125 अमीनो एसिड्स हैं। क्या कहा कि आपके पास कोई पेप्टाइड चेन है जिसमें 125 अमीनो एसिड्स हैं, तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बताओ। पेप्टाइड चेन हैविंग 125 अमीनो एसिड। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पेप्टाइड बॉन्ड्स का नंबर बताओ, तो पेप्टाइड बॉन्ड्स जितने भी आपके पास अमीनो एसिड है उससे एक कम हमेशा, ठीक है। अभी आपने देखा क्यों कम हो रहा है, क्योंकि दो आपस में जुड़ रहे हैं तब एक बॉन्ड बन रहा है, तो बाकी आगे तो हमारे पास सेम चले जाएंगे, बट इन द स्टार्टिंग दो अमीनो एसिड के जुड़ने पे एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। इसलिए हमेशा जितने अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें से एक नंबर कम करके ही हमें उस चेन में पेप्टाइड बॉन्ड्स का पता चलता है, ठीक है। ये बात होगी नोट। अब ये जो हमारे पास पेप्टाइड चेन है, इस पेप्टाइड चेन में जो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ रहे हैं, अगर हमें उनका सीक्वेंस पता है, इफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज नोन, अगर हमें अमीनो एसिड के सीक्वेंस का पता है, सपोज हमें पता है कि पहले ग्लाइसिन है, फिर एलानिन है, फिर फिनाइल एलानिन है, फिर हिस्टिडिन है, एंड फिर हमारे पास अगेन ग्लाइसिन है, ऐसा कुछ भी सपोज कर सकते हो। तो अगर सीक्वेंस हमें इसका नोन हो, देन हाइफन से, हाइफन है ना, देन हाइफन से डिफरेंशिएट किया जाता है। ये एग्जाम्पल नोट कर सकते हो, ठीक है। क्या कहा मैंने कि अगर आपको पता है कि आपके पास जो पेप्टाइड चेन है, उस पेप्टाइड चेन में जो अमीनो एसिड है कौन पहले आ रहा है, कौन दूसरे नंबर पे, कौन तीसरे नंबर पे, इस तरीके से अगर आपको पूरा आइडिया है कि वो चेन किस तरीके से हमारे पास बन रही है, तो हम अमीनो एसिड्स को हाइफन से सेपरेट करते हैं। एक अमीनो एसिड फिर सेपरेट, क्योंकि हमें पता है ये पहले है, फिर ये सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। बिकॉज अगर ये सीक्वेंस चेंज होता है तो वो एक नया पेप्टाइड बन जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके फंक्शन, सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये पोजीशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पोजीशन हमें पता है तो हम इसे हाइफन से बताते हैं। अगर हमें नहीं पता है, इफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज नॉट नोन, अगर हमें ये सीक्वेंस नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि 5 अमीनो एसिड हैं उस पेप्टाइड चेन में, लेकिन कौन सी जगह पे है, अगर ये हमें नहीं पता, देन कोमा इज यूज्ड, ठीक है, देन कोमा इज यूज्ड टू सेपरेट देम। जैसे आपके पास सपोज यही चीज़ है, मुझे नहीं पता कौन कहाँ है, तो मैं जैसे लिखूंगी एलानिन कोमा फिनाइल एलानिन, देन कोमा ग्लाइसिन, देन हिस्टिडिन, ऐसे करके मैं लिख के दूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि कौन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। दैट्स वाई अगर नहीं पता तो कोमा से डिफ्रेंशिएट होते हैं, अगर पता है तो हाइफन से डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज एंड ग्रुप एनालिसिस ऑफ अमीनो एसिड, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जो हमारे पास पेप्टाइड चेन दी है उसमें ये आइडेंटिफाई करना, ये एनालिसिस करना कि बिल्कुल फर्स्ट में कौन है और लास्ट में कौन है। क्यों? क्योंकि जो बिल्कुल फर्स्ट में होगा उसका नाइट्रोजन वाला पार्ट NH2 पार्ट फ्री होगा, और जो हमारे पास सबसे लास्ट में आएगा उसका COH वाला पार्ट फ्री होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए 2 वेज रहते हैं। क्या वेज रहते हैं? एंड ग्रुप, क्योंकि किसी भी पेप्टाइड चेन के 2 एंड्स हैं, लेफ्ट पे भी है, राइट पे भी है। तो जो हमारे पास लेफ्ट साइड है वहाँ पे हमें NH2 ग्रुप मिलेगा, और जो हमारे पास पेप्टाइड चेन की राइट साइड है उस पे हमें कौन सा ग्रुप मिलेगा? COH ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो हम 2 तरीके से यहाँ पे पढ़ेंगे कि कार्बन एंड, जहाँ पे COH ग्रुप फ्री रहता है उसे कार्बन एंड कहा जाता है। उस कार्बन एंड का अगर हमें पता करना है कि कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है तब क्या, और अगर हमें ये पता करना है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में, पेप्टाइड चेन के स्टार्टिंग में N एंड पे, नाइट्रोजन एंड पे कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है तब क्या, ठीक है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स आते हैं, वो तीनों हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे C टर्मिनल अमीनो एसिड्स।
सी टर्मिनल समझ रहे हो ना, ये जो COH पार्ट जिसका हमारे पास प्रेजेंट है फ्री वाला, उसकी बात कर रहे हैं। सी टर्मिनल अमीनो एसिड इन एंड ग्रुप एनालिसिस, ठीक है। इसके लिए और यूज़ की जाती है हमारे पास जो प्रोसेस, उसे हम कहते हैं हाइड्रोजीनोलिसिस। हाइड्रोजीनोलिसिस, ठीक है। ये हाइड्रोजीनोलिसिस हमारे पास काफ़ी वाइडली यूज्ड मेथड है अमीनो एसिड के डिटर्मिनेशन के लिए। इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम जो भी हमारे पास पेप्टाइड चेन होती है उसमें हाइड्राजीन की रिएक्शन करवाते हैं। क्या है हाइड्राजीन? NH2 NH2। जो भी पेप्टाइड चेन दी होगी उसकी हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे एंड रिएक्शन करवाने के बाद हमारे पास जो फ्रेगमेंट बन के आते हैं उनको फर्दर क्रोमेटोग्राफी के लिए भेजते हैं। अब वो क्रोमेटोग्राफी एंड ऑल क्या चीज़ है वो हम देखते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे मैंने एक ट्राईपेप्टाइड रखा है। ट्राईपेप्टाइड समझ रहे हो ना कि 3 अमीनो एसिड। अब ये फर्स्ट अमीनो एसिड का इतना सा पार्ट आ जाएगा, फिर पेप्टाइड बॉन्ड, फिर हमारे पास R2, ये R1 है, एंड देन इतना पार्ट अब हमारे पास सेकेंड अमीनो एसिड का आ गया। अब फिर ये हमारे पास है R3, ये थर्ड अमीनो एसिड का आ गया। तो आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है, आपने एक ट्राईपेप्टाइड लिया है ना, क्योंकि 3 R ग्रुप है, मीन्स 3 अमीनो एसिड है। बट ट्राईपेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं? एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है। ट्राईपेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड 2 है। तो ये आपके पास है N टर्मिनल, जिस तरफ नाइट्रोजन लेफ्ट साइड फ्री है वो N टर्मिनल, जिस तरफ COH पार्ट फ्री है यानी पेप्टाइड बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं हुआ है वो C टर्मिनल है। तो इस हाइड्रोजिनोलिसिस प्रोसेस के थ्रू हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करने के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि इस एंड पार्ट पे, कार्बन वाले एंड पे कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट था। क्या बताया अभी आपको, क्या करवाना है? हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करानी है। तो हाइड्राजीन इस पेप्टाइड बॉन्ड के लिए अलग रहेगी और इसके लिए अलग रहेगी, ठीक है। दोनों तरफ हमारे पास रिएक्शन होगी। रिएक्शन कैसे होगी कि दोनों में से कोई भी नाइट्रोजन कार्बोनिल पे अटैक करेगा और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर देगा। यहाँ पे भी नाइट्रोजन कार्बोनिल पे अटैक करेगा और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर देगा। यानी आपके पास जो फर्स्ट है उसमें मिलेगा हमें NH2, देन CHR1 एंड यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। आगे का बॉन्ड तो टूट चुका है बट यहाँ से क्या जुड़ रहा है? NH देन NH2, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है वो यहाँ पे दे दिया जाएगा ताकि ये NH नेगेटिव अपना NH2 कंप्लीट कर ले। तो ये NH2 इसका हो गया, देन CHR2। आफ्टर दैट अगेन C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ से क्या जुड़ रहा है? NH एंड NH2। नाउ प्लस थर्ड फ्रेगमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? थर्ड फ्रेगमेंट हमारे पास ये जो NH होगा ये एक प्रोटॉन लेके खुद को न्यूट्रलाइज करेगा और बना देगा NH2। तो इस तरीके से अगर मैंने एक ट्राईपेप्टाइड ली है तो हाइड्रोजिनोलिसिस प्रोसेस कराते हुए मुझे 3 फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जिसमें जो फर्स्ट फ्रेगमेंट है उसके साथ भी हाइड्राजीन जुड़ेगा, हाइड्राजीन का पार्ट। जो सेकंड फ्रेगमेंट है उसके साथ भी हाइड्राजीन वाला पार्ट जुड़ेगा। बट जो बिल्कुल लास्ट है, चेन के बिल्कुल एंड में होगा, उसके साथ ऐसा कोई भी हमें हाइड्राजीन वाला पार्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँ, ठीक है, इन तीनों का, तो मेरे पास ये जो फर्स्ट और सेकंड है, क्योंकि इनमें NH2 का नंबर काफ़ी ज़्यादा है तो ये फ्रेगमेंट मेरे पास बेसिक नेचर के हैं। ये दोनों फ्रेगमेंट मेरे पास किस नेचर के हैं? बेसिक नेचर के। और इन दोनों के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो जो एंड वाला पार्ट है वो कंपैरेटिवली किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का। तो हमें यहाँ क्या पता चल रहा है कि जो भी हमारे पास चेन होगी उसमें जो कार्बन एंड पे है, कार्बन एंड पे अमीनो एसिड है, उसका नेचर एसिडिक रहेगा। बाकी जितने भी हमारे पास अमीनो एसिड स्टार्टिंग से हैं वो उन सब का नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। अब ये एसिडिक और बेसिक हम यहाँ पे क्यों जान रहे हैं? बिकॉज इन्हीं फ्रेगमेंट्स को फर्दर हम क्रोमेटोग्राफी के लिए लेके जाते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास अभी इस रिएक्शन के थ्रू फ्रेगमेंट्स आए, इन्हें
कोलम क्रोमेटोग्राफी के लिए, ठीक है, दीज फ्रेगमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू फर्दर सब्जेक्टेड टू कोलम क्रोमेटोग्राफी। तो इन्हें फर्दर हम कोलम क्रोमेटोग्राफी के लिए भेजते हैं दीज फ्रेगमेंट्स को। और कोलम क्रोमेटोग्राफी भी किसकी? स्ट्रॉन्ग केटाइन एक्सचेंज रेजिन की, ऑफ स्ट्रॉन्ग केटाइन एक्सचेंज रेजिन। तो इसमें होता क्या है? इस क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास जो हाइड्राजाइड्स, ठीक है, हाइड्राजाइड्स, ये हाइड्राजाइड्स बन के आए हैं। ये हाइड्राजाइड्स जो बेसिक वाले हैं वो रिटेन्ड करते हैं, बट जो हमारे पास फ्री एसिड होते हैं वो पहले इल्यूट हो जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जब इस क्रोमेटोग्राफी में इन फ्रैगमेंट्स को फर्दर सब्जेक्ट किया जाएगा, पास किया जाएगा, तो जो हमारे पास बेसिक हाइड्राजाइड्स होंगे, जो भी बेसिक वाले फ्रैगमेंट्स होंगे वो रिटेन्ड रहते हैं, मतलब उसी क्रोमेटोग्राफी में इल्यूशन के टाइम उसी सॉल्यूशन में रहते हैं, ठीक है। बट जो हमारे पास यहाँ पे एसिडिक वाला होगा, एसिडिक वाला कौन सा होगा पता है? इस रिएक्शन में जो सबसे एंड पे प्रेजेंट होगा वही एसिडिक वाला होगा। दैट विल इल्यूट फर्स्ट, दैट विल इल्यूट फर्स्ट। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जिसकी भी इल्यूशन, उस क्रोमेटोग्राफी में जिसकी भी इल्यूशन सबसे पहले हुई वो हमारे पास एसिडिक वाला था। और एसिडिक हमारे पास कौन सा था? जो कार्बन टर्मिनल पे प्रेजेंट था। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजिनोलिसिस प्रोसेस वर्क करती है। क्या करना है? कोई भी अननोन हमारे पास पेप्टाइड चेन है, उसे हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करवाना है। रिएक्ट करवा के हमें फर्स्ट से लेके सारे जो हैं वो बेसिक हाइड्रोजाइड्स मिलेंगे, सिर्फ कार्बन टर्मिनल वाले को छोड़ के। तो जो एंड पार्ट पे हमारे पास होता है वो कंपैरेटिवली एसिडिक होता है। और इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि जब इसकी कोलम क्रोमेटोग्राफी कराई जाती है तो इल्यूशन के टाइम जितने भी बेसिक हाइड्रोजाइड्स होते हैं वो उसमें ही रह जाते हैं, बट जो हमारे पास एसिडिक वाला होता है वो सबसे पहले इल्यूट आउट होता है। तो जो सबसे पहले इल्यूट आउट होगा वही हमारे पास कौन सा होता है? अमीनो एसिड जो कार्बन टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो इस तरीके से हम कार्बन टर्मिनल अमीनो एसिड का एनालिसिस कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमारे पास एन ग्रुप एनालिसिस में पार्ट है वो है एन टर्मिनल का, नाइट्रोजन पार्ट का, ठीक है। और उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है एडमन मेथड, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ नोट डाउन दिस, हाईलाइट करके रखो। एडमन मेथड से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सो ये जो हमारे पास एडमन मेथड है ये क्यों यूज़ किया जाता है कि कोई पेप्टाइड चेन दी गई है, उसके एन टर्मिनल पे कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है ये आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास, जैसे अभी हमने बात करी कि हाइड्रोजिनोलिसिस में हाइड्राजीन का काम रहता है, वैसे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम रहता है फिनाइल आइसोथायोसाइनेट का, ठीक है, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट का। तो होता क्या है हमारे पास रिएक्शन में कि फिनाइल थायोआइसोसाइनेट जो भी पेप्टाइड चेन होती है उसके साथ रिएक्शन करता है, एंड रिएक्शन करके फिर हमारे पास फर्दर एक कंपाउंड बनता है। देन उस कंपाउंड को डाइल्यूट अल्कली की प्रेजेंस में ही देखा जाता है। फर्दर उसमें हम डाइल्यूट एसिड की कंडीशन देते हैं, एंड आफ्टर मैकेनिज्म और रिएक्शंस 1-2 स्टेप्स वो अभी आपको मैं क्लियर करती हूँ क्या क्या है। फाइनली क्या होता है कि जो एन टर्मिनल वाला अमीनो एसिड होता है वो एक अलग कॉम्प्लेक्स बन जाता है और बाकी जो चेन होती है वो अलग चली जाती है। यानी डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हाइड्रोजिनोलिसिस में जैसे आपने देखा कि हर एक अमीनो एसिड अलग अलग फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे बेसिक चाहे एसिडिक। बट एडमिन मेथड में क्या होता है कि जो सिर्फ नाइट्रोजन एंड पे एन टर्मिनल पे अमीनो एसिड होता है वही एक अलग कॉम्प्लेक्स बनाता है, बाकी चेन की डिसोसिएशन नहीं होती। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिसोसिएशन देखने को मिलती है, उसके बाद सेकंड से थर्ड फोर्थ फिफ्थ कितनी भी लंबी चेन है वो चेन अपने साथ ही रहती है, ठीक है। हर एक अमीनो एसिड यहाँ फ्रेगमेंट नहीं होता, ये डिफरेंस है। तो मैकेनिज्म के साथ ही हम देखते हैं कि हो क्या रहा है। सपोज हम यहाँ पे अगेन एक ट्राईपेप्टाइड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपके पास R1 एंड आफ्टर दैट दिस इज R2 एंड दिस इज R3, ठीक है। तो ये ट्राईपेप्टाइड हमारे पास आ गया। अब इसमें होगा क्या? सबसे पहले
सबसे पहले डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। पहले स्टेप में डाइल्यूट एल्कली और दूसरे स्टेप में डाइल्यूट एसिड, ये कंडीशंस रहती हैं। तो पहले स्टेप में डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में जब हम फिनाइल थायोआइसोसाइनेट यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये जो एन टर्मिनल पे नाइट्रोजन होगा, इसके लोन पेयर डायरेक्ट इस कार्बन पे अटैक करते हैं, क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है तो इस पे अटैक होगा और ये बनेगा S नेगेटिव। फिर इस S नेगेटिव को एक प्रोटॉन की ज़रूरत होगी, तो जो NH2 के पास एक एक्स्ट्रा है, बस उसी प्रोटॉन को दिलाते हुए ये यहाँ पे फर्दर क्या करेगा हमारे पास, चलो यहीं पे कर देते हैं इस चीज़ को, बॉन्ड बनाएगा। और कैसा बॉन्ड बनाएगा, ये है R1, दिस इज C डबल बॉन्ड ONH, देन दिस इज R2, यानी बाकी पार्ट अभी के लिए बिल्कुल वैसा ही है, उसमें अभी कुछ नहीं करना है ना। फर्स्ट स्टेप में आपके पास सिर्फ यहाँ पे है NH, देन NH का बॉन्ड बन रहा है कार्बन के साथ, कार्बन के पास है SH, कैसे बना, जो नेगेटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज करने के लिए। फिर ये है डबल बॉन्ड N एंड देन PH। अब इसमें हमारे पास फर्दर देखने को मिलती है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म कैसे कि ये जो सल्फर और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन फर्दर शिफ्ट होते हैं, नाइट्रोजन पे आता है नेगेटिव चार्ज और वो नेगेटिव चार्ज फिर इस प्रोटॉन को अपने साथ रख लेता है। तो सेकंड स्टेप हमारे पास यहाँ पे किस चीज़ का है, टोटोमेरिज्म का। ये टोटोमेरिज्म क्यों करवाया हमने, अभी आपको पता चल जाएगा। टोटोमेरिज्म करवाते ही यहाँ पे आ गया हमारे पास देखो क्या आ गया, यहाँ पे कार्बन था, कार्बन के साथ इस तरफ लिख देती हूँ मैं ये NH एंड PH, ठीक है, और दूसरी तरफ लिख रही हूँ मैं डबल बॉन्ड S, मतलब ये लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो, है ना। तो कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर इस तरफ लिख दिया और ये जो मेरे पास NH-PH बन के आया इसको इस तरफ लिख दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में होने वाला है वो हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है। अब डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, तभी तो हमने इस नाइट्रोजन को यहाँ पे इस फॉर्म में लाया ताकि सिंगल बॉन्ड में आ जाए तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन बेटर डोनेट कर सकता है रेदर देन sp2। अब ये अपने लोन पेयर से कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन पे। जब वो वापस आएंगे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और जितनी भी चेन आपके पास है वो सारी की सारी चेन रिमूव हो जाएगी। यही बात मैंने कही थी कि इस मैकेनिज्म में हर अमीनो एसिड अलग अलग फ्रेगमेंट होगा, ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ जो फर्स्ट अमीनो एसिड है R1 के साथ वही हमारे पास इस रिएजेंट कंडीशन में एसोसिएट होता है। अब हमें देखने को क्या मिलेगा, पहले तो वो देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये रिएक्शन हमारी कुछ ऐसे चल रही है, यहाँ से हमने स्टार्ट करी थी, ठीक है। पहले कैसी हमारे पास कंडीशंस थी, डाइल्यूट एल्कली देन डाइल्यूट एसिड। अब यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास बनेगा, ये था R1, ठीक, यहाँ पे था कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O का बॉन्ड बना नाइट्रोजन के साथ जिसके पास है PH, देन कार्बन, कार्बन का बॉन्ड है डबल बॉन्ड सल्फर के साथ एंड देन NH जिसका बॉन्ड है फर्दर R1 के साथ। तो ये जो आपके पास इतना सा पार्ट है इससे हमें ये चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यहाँ जो ये सिस्टम है ये अलग से निकल जाएगा, ठीक है। तो जो कुछ भी आपके पास चेन है बाकी की NH2, यहाँ पे R2, देन C डबल बॉन्ड O, NH, देन R3 एंड COH, ये एज बाय प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। मेन हमारे पास ये वाला फ्रेगमेंट है, ये वाला कंपाउंड है, ठीक है। फिनाइल थायोहाइड्रेंटोइन कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है, फिनाइल थायोहाइड्रेंटोइन। इसकी फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, फिनाइल थायोहाइड्रेंटोइन की फॉर्मेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी कंपाउंड को सेपरेट किया जाता है एंड आफ्टर दैट
हम इस कंपाउंड को पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए भेजते हैं और उसके बाद हमें ये पता चलता है कि एन टर्मिनल पे कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट था। कैसे हो रहा है ये देखो ज़रा, कि जब हमने फर्स्ट फिनाइल थायोआइसोसाइनेट के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो ये कॉम्प्लेक्स बना। टोटोमेरिज्म से हमने नाइट्रोजन के लोन पेयर को फ्री बना दिया ताकि इजीली अटैक हो सके। फ्री तो यहाँ भी थे बट यहाँ sp2 था, यहाँ पे नाइट्रोजन sp3 हो गया। जैसे हमारे पास यहाँ पे अटैक हुआ, ये जितना भी पेप्टाइड चेन का पार्ट था सारा रिमूव हो जाएगा। ये तो रिमूव हो गया, बट जो फर्स्ट अमीनो एसिड था जिसमें R1 ग्रुप जुड़ा था वो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आ चुका है, फिनाइल थायोहाइड्रेनटॉइन की फॉर्मेशन में। और अब इस कंपाउंड को सेपरेट किया जाएगा एंड सब्जेक्टेड टू पेपर क्रोमेटोग्राफी। दिस इज सेपरेटेड एंड सब्जेक्टेड टू पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो फर्दर अब इसे पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए लेके जाया जाएगा और उस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू फिर पता कराया जाता है कि हमारे पास कौन सा अमीनो एसिड यहाँ प्रेजेंट था, क्योंकि एक्चुअल में पहचान इस R1 से है। ये R1 अगर आपके पास हाइड्रोजन हुआ तो ग्लाइसिन, अगर मिथाइल हुआ तो एलानिन, अगर कोई और रिंग हुई या कोई और हमारे पास चेन हुई तो उस अकॉर्डिंग फिर हमें पता चलता है कि कौन सा अमीनो एसिड एन टर्मिनल पे प्रेजेंट था। अब इस रिएजेंट की या इस मेथड की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और ब्यूटी यही है कि एट अ सिंगल टाइम इट वर्क्स विद ओनली वन अमीनो एसिड। ठीक है, जैसे हाइड्रोजिनोलिसिस ने हर किसी को फ्रेगमेंट कर दिया था, ये हमारे पास हर किसी को फ्रेगमेंट नहीं करता है, एक सिंगल टाइम पे एक ही अमीनो एसिड के साथ काम करता है और हमें बताता है कि एन टर्मिनल पे कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट था, जिसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना होता है इन आर ग्रुप्स के ऊपर। ठीक है, तो ये आर ग्रुप से हमें पता चल जाएगा एन टर्मिनल वाला अमीनो एसिड। ऑलराइट, देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने एडमिन मेथड के थ्रू किसी पेप्टाइड चेन के साथ रिएक्शन करवाई और उसके रिजल्टेंट हमें ये कुछ फ्रेगमेंट्स मिले। अब इन फ्रेगमेंट्स के थ्रू हमें बताओ कि जो पेप्टाइड चेन है उस पेप्टाइड चेन में क्या सीक्वेंस रहेगा। क्वेश्चन समझ आया कि एडमिन मेथड से ये फ्रेगमेंट्स हमें मिले हैं, बट अब आपको ये बताना है कि इन फ्रेगमेंट्स को पहचानते हुए कि हमारे पास जो पेप्टाइड चेन है उसका सीक्वेंस क्या था, उसमें अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या था। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आप इस फिनाइल थायोहाइड्रेनटॉइन में सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे आर ग्रुप पे। इट मीन्स जो आपके पास फिनाइल एलानिन है, फिनाइल एलानिन में क्या CH2PH रहता है ना, आर ग्रुप, तो फिनाइल एलानिन जो है वो हमारे पास सबसे पहले प्रेजेंट रहा होगा। एन टर्मिनल पे सबसे पहले क्या रहा होगा, फिनाइल एलानिन। उसके बाद सेकंड पे मूव करो, सेकंड अमीनो एसिड इतना है ना, तो आर ग्रुप CH3 कौन से अमीनो एसिड पे होता है, कौन से पे होता है, एलानिन पे ना, दैट्स वाई सेकंड नंबर पे क्या रहा होगा, एलानिन। उसके बाद थर्ड पे मूव करो, थर्ड पे इस जगह दोनों ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये भी बताया आर ग्रुप जब हाइड्रोजन होगा तब कौन सा होता है, ग्लाइसिन। इट मीन्स अगर आपको इस तरीके से वो क्वेश्चन देता है कि किसी पेप्टाइड चेन के फ्रेगमेंट्स हमने एडमिन मेथड के थ्रू लिखे हैं और हमें उसका एग्जैक्ट सीक्वेंस बताओ, तो आप पता कर सकते हो कि जो आपके पास फिनाइल थायोहाइड्रेनटॉइन में होगा वो सबसे पहले एन टर्मिनल पे, एंड आफ्टर दैट हमारे पास जैसे चेन दी है आर ग्रुप पहचानते जाओ और उन अमीनो एसिड्स को यहाँ पे ज्वाइन करते जाओ। सिंपल है ना। नेक्स्ट जो हमारे पास एक और एन एंड की एनालिसिस के लिए या एन टर्मिनल की एनालिसिस के लिए मेथड है, दैट इज सेंगर्स मेथड। ठीक है, ये मेथड भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है ये मेथड कि हमें तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ रिएजेंट क्या यूज़ होता है। जैसे हाइड्रोजिनोलिसिस में हाइड्राजीन था, देन फिनाइल आइसोथायोसाइनेट एडमिन मेथड में था, तो वैसे सेंगर्स मेथड में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं 1,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पे जो रिएजेंट रहता है सबसे इंपॉर्टेंट वो है 1,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, यानी बेंजीन है इसकी 1 पोजीशन पे और उसकी 4th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, नाइट्रो। ठीक है, 1,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, तो फ्लोरीन आपके पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है,
1 2 3 4, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 1,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन हमारे पास प्रेजेंट होता है। अब इस 1,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन को हम किसी भी पेप्टाइड चेन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। सपोज अगेन मैं एक ट्राईपेप्टाइड लेती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ये फर्स्ट का पार्ट आ गया, देन ये सेकेंड का पार्ट आ गया, फिर ये मेरे पास थर्ड अमीनो एसिड का पार्ट शुरू हो गया। तो मैंने एक कोई ट्राईपेप्टाइड चेन ली है, ठीक है। मुझे जानना है कि मेरे पास N टर्मिनल पे कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, 1,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन के साथ इसकी रिएक्शन कराऊंगी, और रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होगी, नाइट्रोजन के लोन पेयर से अटैक होगा, यहाँ से फ्लोरीन रिमूव हो जाएगा। और फर्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा कि ये जो 1,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन था, इसके साथ अब ये पार्ट NH, देन R1 C डबल बॉन्ड O NH, देन R2 C डबल बॉन्ड O NH, देन R3 जुड़ चुका है। अब इसके बाद सिर्फ एक और स्टेप हमें इस रिएक्शन में, इस मेथड में कराना होता है, और वो है हाइड्रोलिसिस। सो हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस में क्या होगा, ध्यान रखना, जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ बताई कि अगर हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स हैं तो उनकी हाइड्रोलिसिस से पेप्टाइड्स बनते हैं, पेप्टाइड्स हैं तो उनकी हाइड्रोलिसिस से हमारे पास अमीनो एसिड्स बनते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी हाइड्रोलिसिस वाली प्रोसेस होती है, जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो सबसे पहले अटैक के लिए ससेप्टेबल होता है। सबसे पहले अगर कोई बॉन्ड हाइड्रोलिसिस में ब्रेक होता है तो वो कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो जैसे हाइड्रोलिसिस वाली प्रोसेस होगी, ये पेप्टाइड बॉन्ड था, ये पेप्टाइड बॉन्ड था, ये भी यहाँ से क्लीव होगा, ये भी यहाँ से क्लीव होगा। कैसे, हाइड्रोलिसिस में वाटर है ना, तो OH पार्ट यहाँ दिया जाएगा और H पार्ट यहाँ दिया जाएगा, ठीक है। OH पार्ट का अटैक कार्बोनिल पे, और H किसे दे दिया जाएगा, NH को, ताकि वो बना सके NH2। तो मेरे पास क्या क्या फ्रेगमेंट यहाँ पे आएंगे, देखो ज़रा। ये है फर्स्ट NO2 एंड देन हियर NO2, साथ में है NH एंड देन R एंड C डबल बॉन्ड O OH। ये OH कहाँ से आया, वाटर से। फिर बॉन्ड टूट गया तो NH अब कन्वर्ट हो गया है NH2 में, यहाँ पे आ गया R2, यहाँ अगेन C डबल बॉन्ड O OH। OH कहाँ से आया, वाटर से। एंड देन थर्ड पार्ट अगेन NH2, दिस इज R3 एंड C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। ये 3 फ्रेगमेंट्स हमें यहाँ पे मिले, क्योंकि ट्राईपेप्टाइड लिया था तो 3 फ्रेगमेंट मिले। अब जो आपके पास ये फर्स्ट वाला फ्रेगमेंट है, ये फर्स्ट वाला फ्रेगमेंट है, इट विल अपीयर एज येलो कलर्ड प्रोडक्ट। इट विल अपीयर एज येलो कलर्ड प्रोडक्ट, और इसी से हमें आइडेंटिफिकेशन होती है कि जो पेप्टाइड चेन है उसमें नाइट्रोजन वाले एंड पे जो अमीनो एसिड था वो बाकी चेन से अब अलग हो चुका है। देन अगेन इसे यहाँ से सेपरेट किया जाता है, फर्दर प्रोसेसेस करवाई जाती हैं, जिससे ये पहचान में आता है कि हमारे पास ये R1 ग्रुप कौन सा है। और R1 ग्रुप एक बार हमें पता चल गया तो फिर हम बता सकते हैं कि इस पेप्टाइड चेन में N टर्मिनल पे कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट था। सिंपल। सो सेंगर्स मेथड में क्या है, 1,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन जब किसी भी पेप्टाइड चेन के साथ रिएक्ट करती है तो नाइट्रोजन के थ्रू अटैक होता है। अटैक होने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन के आता है, जो चेन बन के आती है, उसकी हम करवाते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हमारे पास सबसे पहले पेप्टाइड बॉन्ड्स के क्लीवेज से ही स्टार्ट होती है, वहीं पे ब्रेकेज देखने को मिलेगी। जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगी हमें, क्योंकि हमने ट्राईपेप्टाइड लिया था तो 3 अलग अलग फ्रेगमेंट मिल गए, जिसमें से जो फर्स्ट हमारे पास फ्रेगमेंट है, फर्स्ट अमीनो एसिड के साथ जो फ्रेगमेंट है वो कैसा नज़र आता है, येलो कलर्ड प्रोडक्ट। और जब येलो कलर्ड प्रोडक्ट हमारे पास नज़र आ गया, इट मीन्स हमें ये कन्फर्मेशन मिल चुकी है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। उस येलो कलर्ड प्रोडक्ट को सेपरेट करा के फर्दर प्रोसेसेस के लिए भेजा जाता है, जिसमें ये कंफर्म हो जाता है कि हमने जो अननोन पेप्टाइड चेन ली थी उसमें N टर्मिनल पे कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट था। तो इन तीनों जो आपके पास एंड ग्रुप एनालिसिस वाली मेथड्स थे, हाइड्रोजिनोलिसिस, एडमन मेथड, सेंगर्स मेथड, इन तीनों में आपको क्या चीज़ देखने को मिली कि हाइड्रोजिनोलिसिस भी हर एक को अलग कर देता है,
सेंगर्स मेथड भी हर एक को अलग कर देता है, बट एडमन मेथड सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट एन टर्मिनल पे अमीनो एसिड होता है उसी को अपने साथ लेके जाता है, बाकी चेन में कहीं पे भी क्लीवेज शो नहीं करता, उसके फ्रेगमेंट्स नहीं बनाता है। एट अ सिंगल टाइम इट रिएक्ट्स ओनली विद सिंगल अमीनो एसिड दैट इज प्रेजेंट ऑन द एन टर्मिनल ऑफ पेप्टाइड चेन। ऑलराइट, सो इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, अच्छे से करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास पेप्टाइड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो है सीक्वेंस डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अब सीक्वेंस डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड से क्या समझ रहे हो आप कि जो पेप्टाइड चेन है ना, उस पेप्टाइड चेन की अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएं, किसी भी पेप्टाइड चेन की अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएं तो हाइड्रोलिसिस दो तरीके से होती है, दो तरीके के हमें प्रोडक्ट दे सकती है, या तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस या फिर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ये हमें पता कैसे चलता है कि हाइड्रोलिसिस पार्शियल हुई है या कंप्लीट? जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुई होगी तो हमें कुछ ऐसे फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, इस तरीके के, मतलब एक अकेला अमीनो एसिड नहीं मिलेगा। फ्रेगमेंटेशन हुई है यहाँ पे भी, एक बड़ा पेप्टाइड हमारे पास चेन था, उस पेप्टाइड चेन की क्लीवेज हुई है, बट जैसे सपोज 10 थे तो 10 में से 2-2 के फ्रेगमेंट मिल गए, या 3-3 के फ्रेगमेंट, या कोई एक ऐसे मिल गया, तो वो पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। बट जब हमें प्रोडक्ट में कम्प्लीटली ऐसे मिल रहा है कि एक फिनाइल मिला, फिनाइल एलानिन मिला, एक एलानिन मिला, एक हिस्टिडिन मिला, यानी सब अलग अलग हैं, किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, सब अमीनो एसिड्स अलग अलग हैं, अगर ऐसा हमें कोई प्रोडक्ट मिलता है तो हम कहते हैं कि वहाँ क्या हुई है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। सो इन दोनों ही फैक्टर्स को यूज़ करते हुए हम किसी भी पेप्टाइड चेन के सीक्वेंस को यानी उसके अमीनो एसिड्स के सीक्वेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। बस हमें दोनों इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे वो क्या क्या दे रहा है और जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहा है तब क्या क्या फ्रेगमेंट मिल रहे हैं। इन दोनों को हम हिट एंड ट्रायल मेथड के साथ यूज़ करते हुए ये कम्प्लीटली बता पाएंगे कि जो हमारे पास स्टार्टिंग का पेप्टाइड चेन था वो स्टार्ट किस अमीनो एसिड से हो रहा था, उसके बाद कौन आए और ख़त्म किस पे हुआ। ठीक है, तो एग्जाम्पल करते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। देखो जैसे एक हमारे पास एग्जाम्पल है कि कोई एक पेप्टाइड चेन है जिसमें हमें नहीं मालूम अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। अब उसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस भी हुई, उसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी हुई। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में हमें पता चल रहा है कि एक फिनाइल एलानिन है, एक एस्पार्टिक एसिड, एक ग्लूटामिक एसिड, एक हिस्टिडिन, एक वैलिन। ठीक है, ज़रूरी नहीं है एक एक ही हो, ये 2-3 भी हो सकते हैं, तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करके देगा। ठीक है, वो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से पता चल जाता है। जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुई तो उसमें हमें डाइपेप्टाइड के फ्रेगमेंट मिल रहे हैं, कंप्लीट नहीं टूटे हैं ना, कि वैलिन और एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक और हिस्टिडिन, फिनाइल एलानिन और वैलिन, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड। अब एक सिंपल सी चीज़ देखो कि यहाँ पे भी उसने ग्लूटामिक बताया, यहाँ भी ग्लूटामिक बताया। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि 2 ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट है? नो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से हमें वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, इसलिए हमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसने कहा है कि ग्लूटामिक एक ही होना चाहिए, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड का नंबर 1 ही होना चाहिए। तो 1 होने का मतलब है कि हमें इन जो फ्रेगमेंट्स हैं इनको हिट एंड ट्रायल मेथड से कुछ ऐसे अरेंज करना है कि ग्लूटामिक वाले बिल्कुल एक लाइन में, जहाँ पे हमारे पास जैसे वैलिन यहाँ भी है यहाँ भी है, तो वो दोनों बिल्कुल एक लाइन में, ताकि हम इसे 1 काउंट कर सकें ना कि 2। तो वो कैसे होगा देखो, जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी फिनाइल से, ठीक है, क्योंकि फिनाइल एलानिन हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा है ना, फिनाइल एलानिन और वैलिन। अब हमारे पास देखो वैलिन रिपीट हो रहा है ना, हाँ, तो वैलिन वाले को बिल्कुल उसके नीचे ही लिखो। फिर साथ में क्या है, एस्पार्टिक। क्या एस्पार्टिक भी रिपीट हो रहा है? यस, तो एस्पार्टिक को इसके नीचे लिखो। देन एस्पार्टिक के साथ क्या था, ग्लूटामिक। अब ग्लूटामिक भी रिपीट हो रहा है? यस, तो ग्लूटामिक को यहाँ पे लिखो और इसके आगे हिस्टिडिन। यानी इस सारे कॉम्बिनेशन से मुझे क्या पता चला कि सबसे पहले आना चाहिए फिनाइल, उसके बाद आना चाहिए वैलिन, क्योंकि एक है इसलिए सारे वैलिन एक ही लाइन में आने चाहिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, एस्पार्टिक एसिड, दैट्स वाई एस्पार्टिक, एंड आफ्टर दैट ग्लूटामिक, and after that histidine. So this is the sequence of this unknown peptide chain.
सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या है कि अगर किसी पेप्टाइड चेन की हाइड्रोलिसिस करा के हमें ये इन्फॉर्मेशन दी है कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से ये मिल रहा है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से ये मिल रहा है, तो कंप्लीट से हम ये पता करेंगे कि हर अमीनो एसिड का नंबर कितना है, एक है, 2 है, 3 है, कितने हैं। यहाँ से पता चलने के बाद यहाँ से हम ऐसे इनकी अरेंजमेंट करेंगे कि हमारे पास अगर 1 है तो एक ही लाइन में आए, अगर 2 है तो 2 जगह रिपीट हो जाए। इस तरीके से इनकी हमें अरेंजमेंट बिठानी है। तो यहाँ पे जो दिए गए फ्रेगमेंट थे वो इस तरीके से बिल्कुल सेट बैठ रहे हैं, जिससे हमें इस पेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है वो अच्छे से पता चल रहा है कि फिनाइल एलानिन से स्टार्ट हुआ है, देन वैलिन, एस्पार्टिक, ग्लूटामिक और हिस्टिडीन पे ख़त्म हुआ है। तो फिनाइल एलानिन का N टर्मिनल फ्री होगा और हिस्टिडीन का जो आपके पास C टर्मिनल है, COH वाला पार्ट है, वो फ्री होगा। ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, क्या करना है, पेप्टाइड चेन की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के थ्रू आपको बताया है कौन से अमीनो एसिड प्रेजेंट है, कितने हैं, हिस्टिडीन 2, ल्यूसिन 2। तो इस तरीके से आपने इस पार्शियल हाइड्रोलिसिस में जो ट्राईपेप्टाइड वाले आपको फ्रेगमेंट दिए हैं, सिस्टीन, ग्लाइसिन, सेरिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, सिस्टीन, सेरिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, तो इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि हिस्टिडीन 2 जगह भी आए, ल्यूसिन भी 2 जगह आए और बाकी सब एक एक लाइन में ही आ जाए। सो हमें ये जो पेप्टाइड चेन है इसका सीक्वेंस पता चल सके। ठीक है, सो सिंपल है, हिट एंड ट्रायल मेथड से 1-2 बारी अगर ट्राई करोगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। इन केस कोई डाउट होगा तो मेरे से क्लियर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास पेप्टाइड्स के अंडर एक और टॉपिक है वो है एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सिंपल हमारे पास हाइड्रोलिसिस थी, मतलब किसी एंजाइम्स की हेल्प से नहीं थी। अभी एंजाइम की हेल्प से भी हाइड्रोलिसिस देखने को मिलती है। तो कुछ यहाँ पे एंजाइम्स लिखे हैं और उनके फंक्शंस लिखे हैं कि हाइड्रोलिसिस जो है वो कौन से एंड पे होती है, स्पेसिफिक काम करते हैं। तो फर्स्ट है CPD एंजाइम विच इज़ कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। सो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या करेगा, कट्स फ्रॉम कार्बन टर्मिनल साइड। अब ये कार्बन टर्मिनल साइड हमारे पास क्या मतलब है कि जैसे आपके पास ये कोई अमीनो एसिड पेप्टाइड चेन दी है जिसमें डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो आपके पास बिल्कुल जैसे ये लास्ट के 2 अमीनो एसिड है तो इन दोनों लास्ट के अमीनो एसिड को यहाँ से ब्रेक कर देगा। अब मैंने कार्बन टर्मिनल क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो हिस्टिडीन है इसके पास दोनों टर्मिनल हैं। अगर ये लेफ्ट साइड देखेगा तो ये N टर्मिनल है, राइट साइड देखेगा तो ये इसके लिए कार्बन टर्मिनल है। तो दोनों में से कहीं से भी टूट सकता था ना, दैट्स वाई ये मेंशन करना ज़रूरी है कि कौन से एंड से। तो हिस्टिडीन के जो कार्बन वाला एंड है, जो बिल्कुल लास्ट वाला अमीनो एसिड है, अगर आप किसी पेप्टाइड चेन से उसे रिमूव कराना चाहते हो तो CPD यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन, सेरिन, वैलिन एंड हिस्टिडीन अलग और जो ये ल्यूसिन था ये अलग। अगर ऐसी कहीं भी रिक्वायरमेंट है तो आप CPD यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एग्जैक्टली आपके पास जो नेक्स्ट एंजाइम है वो है काइमोट्रिप्सिन। अब काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, अगेन कार्बन टर्मिनल से ही हमारे पास चेन को ब्रेक करता है, लेकिन कौन से अमीनो एसिड, स्पेसिफिकली वो अमीनो एसिड्स जिनके पास एरोमेटिक साइड चेन है। एरोमेटिक साइड चेन जैसे आपके पास फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन या फिर आपके पास टायरोसिन। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, फिनाइल एलानिन हो गया, टायरोसिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया। ये कुछ ऐसे हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं जिनकी साइड चेन में एरोमेटिक रिंग रहती है। तो अगर ये पूरी चेन में कहीं पे भी प्रेजेंट है, पूरी चेन में कहीं पे भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जैसे सपोज आपके पास यहाँ फिनाइल एलानिन होता, ठीक है, ऐसे दिया होता, और यहाँ पे आपके पास होता वैलिन, है ना, ऐसे कुछ एग्जाम्पल सपोज दिया होता और काइमोट्रिप्सिन के साथ ट्रेड करवाते, तो वो क्या करता कि फिनाइल एलानिन के पास ये वाला बॉन्ड N टर्मिनल है, ये वाला बॉन्ड कार्बन टर्मिनल है, तो इसे चेन से अलग करेगा, बट कौन से एंड से, कार्बन टर्मिनल से। तो इस तरफ वाले फ्रेगमेंट अलग हो जाएंगे, इस तरफ वाले फ्रेगमेंट अलग हो जाएंगे। तो ये है काइमोट्रिप्सिन का काम। वैसे ही ट्रिप्सिन जो है, जो हमारे पास बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, उन्हें कार्बन टर्मिनल से स्पेसिफिकली कट करता है। जैसे आपके पास लाइसिन हो गया या आर्जिनिन हो गया,
इस टाइप के जिनका नेचर बेसिक होता है। तो उन बेसिक अमीनो एसिड्स को अगर चेन में कहीं पे रिमूव करना है, कट करना है, कहाँ से, उनके कार्बन टर्मिनल से, तो फिर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। देन पेप्सिन, तो पेप्सिन हमारे पास स्पेशली यूज़ होता है, देखो ध्यान रखो जितने भी मैंने ये बताए सारे कार्बन टर्मिनल से कर रहे हैं, बट सिर्फ पेप्सिन एक ऐसा है जो एन टर्मिनल से करता है, यानी वो अब इस तरफ वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ना कि इस तरफ वाले को, एन टर्मिनल वाले, ठीक है। तो एन टर्मिनल, बट स्पेसिफिकली किस किस के, ल्यूसिन के, एस्पार्टिक एसिड के एंड ग्लूटामिक एसिड के, इनको क्या करता है, ये कट करता है। पेपिन भी होता है, वो कार्बन टर्मिनल से करता है, अगेन राइट साइड से करेगा। ग्लाइसिन, लाइसिन, आर्जिनिन कहीं भी चेन में अगर प्रेजेंट है तो उसे राइट साइड से कट करके पूरी चेन से अलग कर देता है, ठीक है। इलास्टेस, ये भी कार्बन टर्मिनल से करता है। स्मॉल अमीनो एसिड्स लाइक ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया, इस तरीके के अमीनो एसिड्स अगर कहीं पे भी चेन में प्रेजेंट है तो उनको कार्बन टर्मिनल से राइट साइड से ब्रेक कर देता है, क्योंकि कोई भी अमीनो एसिड जब जुड़ेगा तो उसके पास लेफ्ट पे एन टर्मिनल होगा, राइट पे सी टर्मिनल होगा। तो ये मेंशन करना ज़रूरी है कि बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है वो एन वाली साइड से हो रहा है या कार्बन वाली साइड से हो रहा है। तो मैंने आपको बता ही दिया लर्न करने के लिए, सारे कार्बन टर्मिनल से करते हैं एक्सेप्ट पेप्सिन, वो एन टर्मिनल से करता है, ठीक है। एंड द लास्ट इज साइनोजन ब्रोमाइड, CNBR, तो ये स्पेसिफिकली मिथ्योनिन के कार्बन टर्मिनल को ही ब्रेक करता है, यानी आपके पास पूरी चेन में कहीं पे भी मिथ्योनिन अमीनो एसिड अगर प्रेजेंट है तो उसे वो कार्बन टर्मिनल वाली साइड से कट कर देगा और जो भी हमारे पास चेन होगी उसे अलग अलग फ्रेगमेंट्स में भेज देगा, 2 फ्रेगमेंट्स में भेज देगा। तो ठीक है, ये कुछ हमारे पास एंजाइम्स की हेल्प से हाइड्रोलिसिस थी, जैसे हम पहले नॉर्मल हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे थे, वैसे ही यहाँ एक एक्स्ट्रा हमने बताया कि एंजाइम्स की हेल्प से भी अमीनो एसिड्स जो हमारे पास किसी पेप्टाइड चेन में प्रेजेंट हो उनकी हाइड्रोलिसिस करवाई जा सकती है, ठीक है, उन्हें ब्रेक किया जा सकता है। बट ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा हमारे पास एंजाइम स्पेसिफिकली किस एंड पे और किस अमीनो एसिड के बॉन्ड को क्लीव करता है या कट करता है। ओके।